Okay, so as you remember that when you came in the university for your practical works, so we conducted some physical classes. In those classes, I taught you some examples based on the steam turbines जो हमने ऑनलाइन स्टडी की थी, लेकिन फिर उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स थे तो मैंने उनको रिपीट करवाया था। इवन नोजल के भी कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद थे तो उन्होंने वो उन्हें उन्हें याद होगा कि हमने कौन सी एग्जांपल्स की थी। आफ्टर स्टीम टर्बाइन्स वी हैव द टॉपिक ऑफ स्टीम कंडेंसर्स। बेसिकली वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक कंडेंसर्स एंड इट्स यूटिलिटीज। कंडेंसर्स क्या हैं और उनकी जो यूटिलिटी है, उनका यूज़ है, वो क्या है। Basically what happens when we talk about the power generation, so जो steam process होती है steam turbines में, that steam cannot be exhausted to atmosphere if it is expanded in the steam turbine or engine to a back pressure। अच्छा, होता ये कि जब steam expand होती है तो वो back pressure अप्लाई कर उस पे अप्लाई होता है steam turbines में, and due to that back pressure it is difficult to exhaust or relieve that steam into the atmosphere। so why? Because that back pressure is lower than the atmospheric pressure। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो उससे बिलो होता है, उससे कम होता है। तो इस वजह से हमारा अच्छा, एक जो रिजर्वायर है, लेट्स से मैं इसकी एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक रिजर्वायर का प्रेशर ज्यादा है और दूसरे रिजर्वायर का कम है, तो होगा क्या कि जो हायर प्रेशर जो रिजर्वायर है वहां से प्रेशर लोअर रिजर्वायर की तरफ ट्रांसफर होगा, ये शेयर होगा। सेम केस है कि जो बैक प्रेशर है बेसिकली वो क्यों एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मोर देन दी दैट बैक प्रेशर जो स्टीम में हमारा उस वक्त है टरबाइन में एक्सपेंड होने के बाद। सो दैट इज द रीजन। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट so however the steam by exchanging heat with water in a vessel can be condensed, resulting in a fall in its temperature and pressure। However, the condensation of steam will cause reduction in pressure only when water is contained in a closed vessel। तो हम करते क्या है बेसिकली, क्या हीट एक्सचेंज करते हैं, कंडेंस करते हैं स्टीम को, जिसके नतीजे में टेम्परेचर रिड्यूस होता है और प्रेशर भी रिड्यूस होता है। However, the condensation of steam will cause reduction in pressure only। अगर कंडेंसेशन करते हैं तो रिडक्शन इन प्रेशर होगा उसमें, अगर जो हमारा जो वैसल है वो क्लोज हो उस सूरत में। सो विद दैट, विद द वैसल ओपन टू द एटमॉस्फेयर, द कंडेंसेशन विल ऑफ कोर्स बी देयर। अगर ओपन जो वैसल है हमारा तब भी कंडेंसेशन होगी, बट द प्रेशर विल नॉट ड्रॉप बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे नीचे हम कंडेंसर के बाद जो बेसिकली प्रेशर है उसको ब्लो नहीं कर पाएंगे, रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो द क्लोज्ड वेसल यूज्ड फॉर दिस पर्पस in which steam is condensed by abstraction of heat and in which vacuum is maintained is called as condenser। तो एक ऐसा वेसल, एक ऐसा इक्विपमेंट जिसमें स्टीम को कंडेंस किया जाए बाय एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हीट, जिसमें हीट को जो है वो किसी और मीडियम में हम ट्रांसफर कर देते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बाय एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हीट, एंड इन विच वैक्यूम इज मेंटेन। अच्छा, वैक्यूम मेंटेन किया जाता है कंडेंसर में, उसका एक बड़ा रीजन है। मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम आल्सो एनेबल्स एक्सपेंशन ऑफ स्टीम टू अ लोअर बैक प्रेशर। The available enthalpy drop increases, consequently more work is done and the plant efficiency improves। जो condensation है वो basically expansion of steam को enable करती है to a low back pressure। बहुत ज़्यादा है, मतलब minimum lower back pressure पे उसको enable करती है expansion को। तो उस सूरत में होता है क्या है कि जो एंथैल्पी जो ड्रॉप है हमारा वो इंक्रीज हो जाता है, मीन्स मोर एंड मोर हीट इज रिड्यूस फ्रॉम दैट स्टीम। जब स्टीम की हीट ज्यादा रिड्यूस हो जाती है तो क्या होता है कि हमारी प्लांट की एफिशिएंसी बेहतर होती है, दैट इम्प्रूव्स बेसिकली। सो आई वाज टेलिंग यू के व्हाई द वैक्यूम इज रिक्वायर्ड। यस। अच्छा, एक टर्म मैंने यूज किया बैक प्रेशर। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द बैक प्रेशर। बैक प्रेशर इज अ रेजिस्टेंस और फोर्स अपोजिंग द डिजायर्ड फ्लो फ्लूइड थ्रू पाइप्स लीडिंग टू फ्रिक्शन लॉस एंड प्रेशर ड्रॉप। अच्छा, होता है कि बैक प्रेशर बेसिकली आपके फ्लो को रेजिस्ट करता है। जैसे मैंने बताया कि हम एटमॉस्फेयर में इसको रिलीज नहीं कर सकते स्टीम को डायरेक्टली विदाउट कंडेंसेशन। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ बैक, स्टिल देयर इज प्रेशर बट इट्स बैक प्रेशर, ठीक है। फॉरवर्ड प्रेशर नहीं है, बैक प्रेशर है। तो उस सूरत में जब बैक प्रेशर होगा तो हम क्या करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आता है कि जो स्टीम है वो
फ्लो नहीं होगा, जो भी उसके पाथ्स हैं, जो भी पाइप्स हैं, जहाँ पर भी हम फ्लो करना चाहते हैं या एटमॉस्फेयर में फ्लो करना चाह रहे हैं, so it will resist, it will oppose a force to that fluid and lead to the frictional losses and pressure drop. So ये बेसिकली बैक प्रेशर की वजह से हो रहा है. देन व्हाई डू वी नीड अ वैक्यूम इन कंडेंसर? हम वैक्यूम की भी बात कर रहे हैं कि कंडेंसर ट्रांसफर कर रहे हैं हम. सबसे पहली बात हमने ये की. दूसरी बात हम कह रहे हैं कि जी वी आर ऑल्सो मेंटेनिंग वैक्यूम इन द कंडेंसर, सो इंक्लूडिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग, मेंटेनेंस ऑफ द वैक्यूम and the heat exchange is that device is basically condenser. So why do we need the vacuum in condenser? Basically जो condenser है इसमें air की infiltration होती है and some non-condensable gases also present when the flow of steam occurs in that condenser. So what we do basically, we remove that air, infiltrated air and the non-condensable gases. So the removal of air and other non-condensable gases from condenser shell side is required for proper heat transfer, for from steam to cooling water in the condenser and thus to maintain high vacuum in the condenser. अब ये है कि अगर ये जो एयर की इन्फिल्ट्रेशन जो हो रही है, एयर की प्रेजेंस आ रही है, कुछ गैसेज है नॉन कंडेंसेबल, अगर वो बेसिकली आप कंडेंसर में मौजूद होती हैं तो योर कंडेंसर विल नॉट प्रॉपरली वर्क, उसका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होगा. उस सूरत में कंडेंसर का जो बेसिकली मकसद है वो हमारा बेसिकली खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है. सो उस सूरत में होगा क्या कि जो आपकी प्रॉपर हीट ट्रांसफर है दैट विल नॉट बी अकर्ड. तो जितना रिक्वायर्ड हमें टेम्परेचर चाहिए या प्रेशर चाहिए वो हमें एट द एंड नहीं मिलता है जब हम वाटर को ट्रांसफर करेंगे मैकअप में. अब आपको याद होगा कि जो हमने स्टीम साइकिल पढ़ा था, बेसिकली पावर प्लांट में जो हम थर्मोडायनेमिक साइकिल यूज करते हैं, दैट्स रैंकाइन साइकिल. ठीक है, रैंकाइन से हमने रीहीट को पढ़ा. उसमें एक जगह पर एक पॉइंट था कि वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द वाटर बिफोर बिफोर सप्लाइंग टू द बॉयलर. ठीक है, सो दैट प्रेशर इज मेंटेन्ड आफ्टर द कंडेंसेशन थ्रू अ पंप. अब अगर प्रॉपर नहीं होता है सो क्या होगा कि जो मास है बेसिकली वो इतना फ्लो नहीं होगा एंड व्हेन योर मास विल नॉट बी फ्लोन फ्रॉम देयर, योर प्रेशर विल नॉट बी मेंटेन्ड at the required level of the pressure in the boiler. तो ये प्रॉब्लम है बेसिकली. ठीक है, so that's why we are creating vacuum in the condenser. So what are the advantages of the condenser? क्या basically इससे फवायद जो है वो हमें एक पावर प्लांट में मिलते हैं. So the following are the advantages obtained by incorporating a condenser in a steam engine or a steam turbine plant. The first one is the improvement in the efficiency of the plant due to increased available enthalpy drop. Why? Because we are exchanging heat and in the result of that exchange heat, the enthalpy drops very high. So when your enthalpy will be dropped, so your efficiency will be increased. Again, I am talking the uh, uh, the pressure maintenance for the boiler. ठीक है, एंथैल्पी ड्रॉप ज्यादा होगा तो मास फ्लो होगा आपका प्रॉपर, क्योंकि जो मॉइस्चर कंटेंट्स हैं या स्टीम फॉर्म में थोड़े जो बेसिकली अगर हम स्टीम में देखते हैं तो उसमें वाटर एंड कुछ मॉइस्चर उसमें उसमें जो वेपर्स होते हैं, तो वेपर्स जो है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर में और मास आपका फ्लो ज्यादा होगा. तो इन दैट केस योर एंथैल्पी ड्रॉप विल बी हाई and your efficiency is improved. So second one is the reduction in steam consumption per kilowatt per hour. So an increasing vacuum from 71 to 73.5 centimeter of mercury gives about 45% reduction in steam consumption. तो दो चीजें हैं कि जो कंडेंसेशन हम कर रहे हैं उसमें हमें हमारी जो स्टीम कंजम्पशन है इन द टरबाइन दैट रिड्यूसेस. ठीक है, वो फिर डिपेंड करता है कि हमारी जो बेसिकली किन पैरामीटर्स पे काम कर रहा है कंडेंसर. अब उसकी भी हमने एक एग्जांपल दे दी है. सो इंक्रीजिंग वैक्यूम फ्रॉम, अगर हम इंक्रीज करते हैं वैक्यूम को 71 टू 73.5 तक of the mercury, that gives about 45% reduction in steam consumption. If that vacuum will not be maintained, so you can imagine के कितनी quantity of steam use हो रही है for the steam turbine for the rotation purpose, और उसमें ऐड करते हैं 45% एक्स्ट्रा. सो उतना ही हमारा फिर उसको फ्यूल पर भी इम्पैक्ट उसका बढ़ेगा अगर मेंटेन नहीं करेंगे वैक्यूम, और अगर वैक्यूम को मेंटेन करते हैं
सो यू कैन इमेजिन के कितना फ्यूल आप जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं या आप उसको क्या कहते हैं सेव कर सकते हैं, ठीक है। सो द कंडेंस्ड स्टीम इज कॉल्ड एज कंडेंसेट। आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू कि जो स्टीम कंडेंस हो चुका उसे हम कहते हैं, जो वाटर में कन्वर्ट हुआ, दैट इज नाउ your condensate, and it is collected in the hot well and may be pumped back to the boiler as feed water। ठीक है, हम इसको हॉट वेल में इसको स्टोर करते हैं, उसके बाद इसको पंप बैक कर देते हैं बॉयलर में। So recovery of condensate reduces the makeup water that must be added to the system from 100%। अच्छा, जो रिकवरी है कंडेंसेट की वो क्या करती है कि मेकअप वाटर को रिड्यूस करती है। एंड मेकअप वाटर से मुराद ये है जो वाटर हम बेसिकली प्रिपेयर करते हैं, उसको ट्रीटमेंट करते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट करते हैं वाटर को, उसमें इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं। ऑल द प्रोसेस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ दैट वाटर इज कॉल्ड एज वाटर मेकअप और मेकअप वाटर, ठीक है। सो दैट मस्ट बी एडेड टू द सिस्टम फ्रॉम 100% व्हेन नॉन कंडेंसिंग। अब अगर आपका जो स्टीम प्लांट है वहाँ पे कंडेंसर नहीं है, मीन्स कि यू आर नॉट कंडेंसिंग दैट यूज्ड स्टीम, बिकॉज स्टिल that steam is very costly because you are spending a lot of money in treatment of that water before converting it into steam. So if you are not you will not condense those that is steam. In that case you need 100% water again, and it reduces up to 1.5 when condensing। अगर इसको आप कंडेंस करते हैं तो जो मेकअप आपको रिक्वायर्ड होगा वाटर का वो 1.5% होगा, depending upon the efficiency or the quantities which you are condensing, or at what specifications you are working, उस पर डिपेंड करता है बेसिक। अगर बहुत अच्छी एफिशिएंसी पे कंडेंसर काम कर रहा है, क्वांटिटी जो उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं those are meeting the requirement of the plant, so in that case that makeup water will be 1.5% in case of condensing the steam। And number four is to prevent the encrustation of boiler. The feed water, if not only available in pure form, has to be treated first in the water softening plant। अच्छा, to prevent the encrustation से मुराद ये है कि it is a basically deposition of the impurities in the boiler, ठीक है। अब अगर कोई वाटर हम यूज करते हैं जो कि प्रॉपरली हमने उसको ट्रीट नहीं किया है, दैट इज नॉट सॉफ्ट इनफ as required for the steam conversion, steam preparation. So the impurities present in that water basically form some coatings on the wall of that boiler। जो inside shell होगा उसमें जो wall होगी, जो मटेरियल होगा उस पे बेसिकली कोटिंग करना शुरू कर देगा, और फिर कुछ टाइम के बाद वो डैमेज कर देगा आपके मटेरियल को। दैट कैन बी स्केलिंग, दैट कैन बी फॉलिंग, दैट कैन बी कोरोजन एटसेट्रा। मतलब जिस तरह की भी इम्प्योरिटीज है वो उस तरह की बेसिकली उस तरह का नुकसान आपके जो मटेरियल है उसको करती है, ठीक है। सो टू प्रिवेंट द एनक्रस्टेशन ऑफ बॉयलर, द फीड वाटर इफ नॉट ओनली अवेलेबल इन प्योर फॉर्म हैज टू बी ट्रीटेड। अगर प्योर फॉर्म में नहीं है तो उसको ट्रीट करना है हमें, इस जो लॉस मैंने आपको बताया उससे बचाने के लिए। फर्स्ट, इन द वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट द रिकवर्ड कंडेंसेट रिड्यूसेस द कैपिटल एंड रनिंग कॉस्ट ऑफ द वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट। तो अगर हम बेसिकली कंडेंसर लगा देते हैं, क्योंकि वो मेकअप वाटर हमने रिड्यूस कर दिया, उस सूरत में हमने क्या किया, जो कैपिटल जो कॉस्ट है और जो रनिंग कॉस्ट है उसको हम बेसिकली काफी हद तक हम इसको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। सो you make your process cheaper by investing a lot of money in those kind of things, ठीक है। तो जो basically जो operation है वो cheap हो जाएगा, investment will be higher, but the payback times are very long for these plants, ठीक है। So the provision for the supply of hot water to the boiler results in fuel economy and safety for thermal stresses। तो जो बेसिकली सप्लाई ऑफ हॉट वाटर है बॉयलर में, अगर हम वाटर को एक सर्टेन टेम्परेचर पे हम उसको सप्लाई करते हैं तो वो बेसिकली फ्यूल को भी रिड्यूस करता है और थर्मल स्ट्रेसेस से भी बेसिकली बचाता है। अब जो थर्मल स्ट्रेसेस हैं वो बेसिकली क्या हैं, उसमें थर्मल शॉक्स आते हैं, ठीक है। उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि लेट्स से कि यू हैव अ पॉट, इट हैज ऑलरेडी अ वेरी हाई टेम्परेचर, बट देयर इज नो मास, लाइक वर्किंग फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं, वाटर नहीं है। अगर हम उसमें कोल्ड वाटर डालते हैं उस वक्त, क्योंकि जो टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों का वो ज़्यादा है,
ठीक है। तो उस सूरत में क्या होता है कि थर्मल शॉक्स लगते हैं जो मटेरियल को डैमेज कर सकते हैं बेसिकली आपके, ठीक है, सिस्टम को जो एफिशिएंसी है उसको रिड्यूस करते हैं। सो टू प्रिवेंट दोज थर्मल स्ट्रेसेस एंड टू कंजर्व अवर fuel to make it fuel economy, we need hot water supply in the boiler basically. This is the purpose. So the supply of that hot water to the boiler is possible with the condenser and other equipment or auxiliary equipments like जो economizers हम use करते हैं, ठीक है। So first मतलब ये कि कंडेंसर है, फिर इकोनोमाइजर है, देन बॉयलर है। तो इस तरीके से हम बेसिकली जो अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको कम करते हैं, जितनी हीट जहाँ पे रिमूव करनी है उसको रिमूव करते हैं, और जहाँ से हमें टेम्परेचर वेस्ट हीट है वहाँ से हमें हीट गेन करानी होती है अगेन वाटर को, तो हम इस तरीके से बेसिकली फ्लो उसको जो करवाते हैं वाटर को, ठीक है। देन वी हैव एलिमेंट्स ऑफ अ कंडेंसिंग प्लांट। ओके, in elements of a condensing plant, we have a closed vessel in which steam is condensed. So this is the closed vessel, your condenser. Okay, and a condensate pump to extract the condensate steam from the condenser and feed it to the hot well. तो हमें एक पंप चाहिए, ये पंप है बेसिकली जो आपके हॉट वेल तक इसको पहुंचाता है। A dry air pump to remove air and non-condensable gases. Sometimes a single pump known as wet air pump serves to remove both air and condensate. Now there are two, you know, masses, air है और non condensable gases हैं। उसके लिए हम पंप लगाते हैं बेसिकली, या डिफरेंट जो है वो दो पंप, एक ही वेट एयर पंप होता है जो दोनों चीज़ों को रिमूव करता है आपके बॉयलर से, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एयर एक्सट्रैक्शन पंप, यू सी हियर in a condenser, it is employed over there. So basically it is very important in the condenser, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें वैक्यूम जो है वो मेंटेन करने का बेसिकली क्या इंपॉर्टेंस है। A feed water pump to force the condensate from hot well to boiler, ठीक है, hot well से boiler पर सप्लाई करने के लिए फीड पंप हमें चाहिए होता है। Then a cooling water pump for circulating water, कूलिंग वाटर, ठीक है, एक कूलिंग वाटर पंप हमें चाहिए जो बेसिकली सर्कुलेट करता है कंडेंसर में कूलिंग वाटर को। कंडेंसर कूलिंग वाटर पंप है, ये देखें आप यहाँ पर, ठीक है। देन we need an arrangement such as cooling tower or a spray pond to recool the recirculating water after it gets heated in the condenser. So this is necessary when the supply of cooling water is scarce and some water has to be used over and over again for cooling purposes. So we need a cooling tower or spray ponds to recool the water which has obtained heat from that steam जो हमने basically condenser में flow कराया। आप ये देखें, this is a cooling tower basically. So what is happening, this is a cold water coming from the cooling tower and this is the water when its temperature raised in the condenser. So it has a mechanism, कैसे काम करता है कि basically हम इसको ग्रेविटेशनल बेसिकली जो है वो इसमें मेथड है जिसमें हम काम करते हैं। हम टॉप फ्लो इसको अपर फ्लो करते हैं हॉट वाटर को, और जो एयर बेसिकली फ्लो होती है आपके कूलिंग टावर में उससे पानी हमारा जो उसकी हीट है वो कन्वेक्ट होती है एटमॉस्फेयर में, हम इसको रिलीज कर देते हैं और जो वाटर है टेम्परेचर रिड्यूस होने के बाद हमारा बॉटम साइड पे स्टोर हो जाता है, बेसिकली इसको फ्लो करते हैं कंडेंसर की तरफ। सो दिस इज द वर्किंग। सो then an atmospheric relief valve for the relieving the pressure in the condenser when the condenser does not function properly. The steam then escapes through the valve and engine operates as non-condensing, ठीक है। तो अब बेसिकली इसमें एक सेफ्टी वाल्व कह लें इसको, एटमॉस्फेरिक रिलीफ वाल्व है जो बेसिकली प्रेशर को रिलीज कर देता है एटमॉस्फेयर में जब आपका कंडेंसर में कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई काम नहीं कर रहा, स्टीम जो है वो आपकी एस्केप थ्रू द वाल्व एंड इंजन ऑफ नॉन, जब ये नॉन कंडेंसिंग होगा तो जो स्टीम है आपकी वो एस्केप हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। तो बेसिकली वाल्व के जरिए हम कंडेंसर से डायरेक्ट टरबाइन से नहीं करते हैं, हम कंडेंसर से ही इसको करते हैं, ठीक है। टरबाइन से मैंने आपको बताया कि यू कैन नॉट exhaust the atmosphere, this is steam. Then we have types of steam condenser.
So following are the two main types of steam condensers. One is the jet condenser and the other one is the surface condenser. अच्छा जो jet condensers हैं those are basically mixing type condensers. Mixing type से मुराद ये है कि जो cooling water आता है condenser में heat को exchange करने के लिए वो basically आपके steam के साथ mix हो जाता है ठीक है. Now that water is impure, सॉफ्ट नहीं होता इनफ. उस सूरत में जब हम जेट कंडेंसर्स यूज करते हैं तो जो स्टीम कंडेंस हो गई बेसिकली कंडेंसेट में कन्वर्ट हुई, दैट स्टीम दैट वाटर कैन नॉट बी यूज्ड अगेन फॉर दी स्टीम कन्वर्जन. व्हाई? because it is no more soft and pure water. It has impurities, it has unwanted properties which are not required for the बॉयलर पर्पसेस. तो उस सूरत में हम इसको बेसिकली यूज नहीं करते हैं ठीक है. सो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. मतलब हम अगर इस जेट कंडेंसर्स को एम्प्लॉय करते हैं तो उस सूरत में जो कॉस्ट है ऑपरेशनल वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. सो इट हैज सर्टेन टाइप्स अगेन. देन वी हैव सरफेस कंडेंसर्स. दोज आर बेसिकली नॉन मिक्सिंग टाइप कंडेंसर्स. तो इसमें जो वर्किंग फ्लूइड है आई मीन कूलिंग वाटर है दैट डज नॉट मिक्स विद द स्टीम. It just what does it do basically? It gets heat from the steam only and goes back to the cooling tower for the heat exchange again into the atmosphere. So jet condensers there is direct contact between the cooling water and the steam that is to be condensed. The steam escapes with the cooling water and recovery of the condensate is reused. For reuse as a boiler feed water is not possible. So it has four different types where we have parallel flow jet condenser, then counter flow or low level jet condenser, barometric or high level jet condensers, and ejector condensers. So parallel flow jet condensers, in parallel flow jet condensers both steam and water enters at the top and the mixture is removed from the bottom. So both exhaust steam and cooling water are being sprayed from the top side. तो ये स्प्रे होते हैं और इनके फॉलिंग डाउन के जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में ये बेसिकली स्टीम वाटर में कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाती है. दीज आर ट्रेस बेसिकली. इसमें कॉनिकल पोर्स होते हैं. पोर्स में से बेसिकली स्प्रे की फॉर्म में ये नीचे बॉटम साइड पे आ जाता है ठीक है. द प्रिंसिपल ऑफ दिस कंडेंसर इज शॉन इन द फिगर. The exhaust steam mixes up with the water and condense those that condensate cooling water and air flow downwards and are removed by two separate pumps known as air pump and the condensate pump. The condensate pump carries the condensate to the water. Air pump जो है वो basically मैंने आपको बताया कि वैक्यूम क्रिएट करता है इसमें और जो दूसरा पंप है वो कंडेंसेट करेगा ठीक है. Then we have low level jet condenser or counter flow jet condenser. In that condenser you see के जो कूलिंग वाटर है वो टॉप से हम उसको स्प्रे कर रहे हैं. इट हैज परफोरेटेड कॉनिकल प्लेट्स हैं. ये बेसिकली आप देखिए प्लेट्स किस तरीके से इंस्टॉल की हुई हैं. इसमें आपका वाटर स्टोर हो रहा है और बॉटम इन प्लेट्स में बेसिकली पोर्स हैं. ये कॉनिकल पोर्स हैं जो कि नोजल का काम कर रहे हैं. नोजल का काम करते हैं मीन्स कि उसको स्पीडी reducing the pressure and increasing the velocity of those particles वो water को flow करते हैं. So these are again some trays. ये बीच में एक शेल है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कूलिंग वाटर है वो बेसिकली स्टोर हो रहा है ठीक है. देन दिस इज एग्जॉस्ट स्टीम इनलेट है. ये बेसिकली यहाँ पे जब ये स्प्रे वाटर हो रहा होता है तो वो स्टीम के साथ मिक्स होता है. उस सूरत में हीट एक्सचेंज होती है और आपका जो वाटर है वो हॉट फिल में. सो अ लो लेवल or counter flow jet condensers in shown in the figure. In this type of steam condensers, the cooling water enters at the top, जैसे मैंने आपको बताया चीज़ है. Then we have high level jet condenser or barometric jet condensers. Okay, so a high level jet condenser is shown in the figure. This is similar to the low level condenser except the condenser shell is placed at height of 10.36 meters barometric height. ठीक है. तो जो बेसिकली शेल है वो हमारा बैरोमेट्रिक हाइट पर है. क्यों हम इसको बैरोमेट्रिक जेट कंडेंसर कह रहे हैं? क्योंकि हमने इसको बैरोमेट्रिक हाइट पर बनाया. बैरोमेट्रिक हाइट इज बेसिकली 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी एज ए स्टैंडर्ड. क्योंकि बैरोमेट्रिक जो प्रेशर है या हाइट
मैं आपको बताऊं कि जो बैरोमेट्रिक प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही हम कहते हैं, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बैरोमेट्रिक pressure both are same. So what we are doing, we are placing the condenser shell at 10.36 meters above the hot well. In this condenser, the cooling water enters as the top and is spread through the जो जो working principle is same as the previous one है, but the shell is the above the barometric height. Then we have ejector condenser. So an ejector condenser is a cooling the cooling water under a head of 5 to 6 meter enters at the top of the condenser and is passed through a series of convergent nozzles. There is a pressure drop at the throat of the nozzle, and the reduction in pressure draws exhaust steam into the nozzle through a non-return valve. So steam is mixed with water and condensed in the converging cones. So basically नॉन रिटर्न वाल्व है, एग्जॉस्ट स्टीम है जिसमें आप इसको जो है वो ठीक है स्टीम बैक नहीं होगी, मींस रिटर्न नहीं होगी, ठीक है। देन वी हैव इंजेक्ट वाटर इनलेट है और नीचे इजेक्टर का, इसको हम बेसिकली इजेक्ट कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। देयर इज काइंड ऑफ जिसको हम हॉट वेल ही कह रहे हैं, डिस्चार्ज टू द हॉट वेल। और बेसिकली इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द नोजल। ये देखें आप, कंडेंसर जो है कंप्लीटली एक नोजल को नजर आ रहा होगा। तो इजेक्ट करते हैं इसको स्पीडी वेरी हाई वेलोसिटी पर, तो इसलिए हम इसको इजेक्टर कंडेंसर कहते हैं। इस कंडेंसर का जो शेप है वो एक नोजल के जैसा है, कोल्ड वाटर नोजल है जिसमें आपको वाटर होता है। फिर आप नीचे देखते हैं हालो ट्रंकेटेड कॉन, डाइवर्जिंग कॉन है जहाँ पे आपका स्टीम मिक्स हो रहा है इसके साथ, और स्टीम जहाँ पे मिक्स होगा उसके बाद फिर हीट एक्सचेंज होकर के ये जो स्टीम है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। देन वी हैव सरफेस कंडेंसर्स। मैंने आपको बताया कि सरफेस कंडेंसर्स आर नॉन मिक्सिंग कंडेंसर्स. There is no direct contact between the cooling water and the steam that is to be condensed. The heat transfer between the steam and cooling water is by conduction and convection. And the condensate can be recovered for reuse as feed water. So it has certain types. इसमें down flow surface condensers हैं या central flow condensers हैं, regenerative condensers हैं and evaporative हैं. So mainly इसमें जो condenser यूज होता है वो डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर यूज किया जाता है। टू पास सरफेस कंडेंसर है बेसिकली। is a two pass down flow surface condenser. This arrangement is compact and the heat exchange is more efficient, where the surface condenser has a great advantage over the jet condensers क्योंकि हम इसको मिक्स नहीं करते हैं, reuse करते हैं, and as a result of this the whole condenser can be reused in the boiler. इसमें देखते हैं बेसिकली हम इससे समझ लेते हैं कि अच्छा इसमें बेसिकली जिसमें जो जो बेसिकली ये पाइप से है इसमें वाटर फ्लो हो रहा है, और जो बिल्कुल वाइट है जिसमें शेड नहीं है दिस इज बेसिकली शेल। शेल में स्टीम बेसिकली है हमारी जो टरबाइन से आ रही है और जो पाइप से इसमें वाटर फ्लो हो रहा है। सो हीट इज कंडक्टिंग एंड कन्वेक्टिंग इन दिस कंडेंसर, ठीक है। और जो कंडेंसेट है वो देखें आप नीचे हॉट वेल पे हम किस तरीके से, एंड दिस इज cooling water inlet, and this is a pump by which we are extracting air and non-condensable gases from the condenser to maintain the vacuum in it. So cooling water outlet है and cooling water inlet है, ये दोनों मतलब मिक्स नहीं होते हैं। It is a baffle which is separating both waters. It goes in this direction and backs like this from the upward. So surface condenser की type है। Then we have central flow condenser, regenerative condenser and evaporative condensers, ठीक है। So सारे जो है वो सरफेस कंडेंसर्स हैं, बट द वर्किंग प्रिंसिपल इज डिफरेंट। वो बेसिकली क्लोज वेसल था पहला जो मैंने आपको बताया। इसमें देखें कि जो स्टीम है वो पाइप्स में फ्लो हो रही है, ठीक है, मीन फोल्ड है, एंड द कोल्ड वाटर इज बीइंग स्प्रेड फ्रॉम द टॉप साइड लाइक शावर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह ही वर्क करता है। सो मोस्टली you know these downward flow surface condensers are used in steam power plants. ज़्यादा जो applications हैं वो मैं इसकी नहीं थे because
it is more efficient than the other condensers of surface time. Okay, then we have yes, condenser vacuum. मैं आपको सर आई इसके हैव लिए क्वेश्चन सर। जी 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 सर मैं कह रहा था कि सर जो हम जेट कंडेंसर है सर उसमें फ्यूल आपस में मिक्स होता है सर, उसकी एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए सर, बजाय क्या उसके मिक्स कि हो रहा जो है? जो फ्यूल जो हमारा जो फ्लूइड है वो आपस में जी मिक्स जी हो रहा है जेट में, जी जी और सर जो सरफेस में मिक्स नहीं हो रहा, तो सर हम्म। जेट की एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए ना सर उसकी। और अच्छा, मुझे ये बताएं दोनों में मैंने फर्क क्या बताया, कोई फर्क मुझे बताएं। सर फर्क आपने बताया कि उनमें मिक्स नहीं हो रहा ना, जो हाँ, मेजर सरफेस पे से मेजर मिक्स। मतलब मिक्स होने से और ना होने से इम्पेक्ट किस चीज पे आ रहा है? सर इम्पैक्ट तो आ रहा है, लेकिन सर एफिशिएंसी तो उसकी अच्छी होगी ना जो मिक्स देखिए, हो रहा है। मैंने जो अभी एफिशिएंसी की बात की थी ना, वो प्लांट की एफिशिएंसी की बात की थी ओवरऑल। कंडेंसर एफिशिएंसी ठीक है, ठीक है ना, आप सही बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो बात की थी वो बात की थी प्लांट एफिशिएंसी की, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि अगर हम उसको मिक्स करते हैं वाटर को और उसको रीयूज नहीं करते हैं कंडेंसेट को, उस सूरत में क्या होगा कि जो बैकअप वाटर है वो 100% हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि अगर नॉन कंडेंसिंग है तो 100% हमें बैकअप वाटर चाहिए, और अगर कंडेंसिंग है तो हम उसको 1.5 लेकर आ सकते हैं, उसका फंक्शन जो मेकअप वाटर है। तो जब 1.5% मेकअप वाटर आएगा तो जो आपकी टोटल कॉस्ट है फॉर दी मेकअप वाटर वो रिड्यूस हो जाएगी, मीन्स कि 90% तक रिड्यूस हो गई, लेट्स अज्यूम, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद ये है कि जो हम बेसिकली वाटर बॉयलर में सप्लाई करते हैं तो वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे नहीं होगा, क्योंकि हमने तो वाटर को जस्ट ट्रीटमेंट किया, उसका टेम्परेचर तो रेज नहीं किया हमने। अब कंडेंसर में जब हम कंडेंस करते हैं वाटर को तो उस सूरत में स्टीम तो कन्वर्ट हो गई वाटर में, बट स्टिल इट हैज सम एंथैल्पिक वैल्यू, स्टिल इट हैज टेम्परेचर। सो इन दैट केस आई वाज टॉकिंग अबाउट की थी ओवरऑल प्लांट की एफिशिएंसी है दैट इंप्रूव्स, ये मैंने बात की, ठीक है। सो अब लेट्स से कि कहीं पे आपको वाटर की क्वांटिटी जो है वो एबंडेंट है, बहुत ज़्यादा आपको अवेलेबल है वाटर, और उसकी उसकी जो है वो क्वालिटी भी बेहतर है, जिसमें आपको बहुत कम प्रोसेस रिक्वायर्ड है, तो आप जेट कंडेंसर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द रीजन्स और प्लेसेस इट्स नॉट feasible. If you want to reduce your operational cost and want to improve your plant efficiency, then you need the condensing जो मैंने आपको बताया था, दूसरा कंडेंसिंग प्लांट्स आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। नॉन कंडेंसिंग प्लांट्स में मैंने बताया कि जो प्लांट की एफिशिएंसी है वो रिड्यूस होती है। कंडेंसर की एफिशिएंसी की भी मैंने बात नहीं की थी, कि कंपेयर नहीं किया था मैंने, जैसे आपको प्लांट एफिशिएंसी की। जी जोहैब। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं एक और चीज़ की तरफ। मैंने स्लाइड्स में प्रिपेयर नहीं किया। यस, है। ओके, ओके। सो नाउ वी हैव अनदर टॉपिक। इसका 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 जो सब टॉपिक है दैट्स कंडेंसर वैक्यूम। सो मैंने आपको बताया वैक्यूम क्यों जरूरी है कंडेंसर में, क्योंकि इसमें नॉन कंडेंसेबल गैसेस होती हैं और एयर की जो बेसिकली इन्फिल्ट्रेशन होती है वो हीट ट्रांसफर को रिड्यूस कर देती है। सो नाउ वी कम टू दी वर्किंग प्रिंसिपल एंड दी calculation matters for the steam condensers. So the vacuum basically obtainable from a condenser depends upon tightness of walls and joints, uh, amount of air infiltration and the temperature of steam after condensation. तो बेसिकली जो हमें वैक्यूम चाहिए होता है वो डिपेंड करता है वॉल्व्स की टाइटनेस पे, कि वॉल्व्स कितने अच्छे तरीके से हमने उनको टाइट किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है, जो जॉइंट्स हैं वो हमारे कहीं से लीकेज तो नहीं है, और जो अमाउंट ऑफ एयर जो इन्फिल्ट्रेट हो रही है आपकी कंडेंसर में उस पर डिपेंड करता है, एंड ऑल्सो द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम। सो द वैक्यूम इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंडेंसर। एक तो ये चीज़ है क्योंकि एक बहुत बड़ा शेल है, उसमें जो वैक्यूम है थ्रू आउट द कंडेंसर
वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, किसी पार्ट में कम होगा, किसी पार्ट में ज़्यादा होगी वैल्यू, तो इस पर बेसिकली डिपेंड करता है, ठीक है। द सो बीइंग least at air pump suction high in the body of the condenser and still higher at the engine exhaust valve. So basically जो exhaust valves हैं वहाँ पे ये हायर होता है, ठीक है। तो जो बॉडी के अपर पार्ट्स हैं वहाँ पे हमें कंटेंट जो बेसिकली प्रेशर है वैक्यूम है वो हमें ज़्यादा मिलेगा। सो डिग्री ऑफ वैक्यूम मेजर्ड बाय मींस ऑफ वैक्यूम गेज, हम वैक्यूम गेज इंस्टॉल करते हैं कंडेंसर में, शेल में, उससे हमें कंडेंसर का जो वैक्यूम है वो पता चलता है। सो दैट कैन बी उसको हम दो चीज़ों में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जी द एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर ऑब्जर्व वैक्यूम, फॉर एग्जांपल इट इज 65 सेंटीमीटर ऑफ वैक्यूम मींस कि जो the pressure of atmosphere is 65 centimeter above the condenser pressure, and the percentage of vacuum means the ratio of the observed vacuum to the atmospheric pressure. The gauge reads 65 centimeter of mercury with the barometric reading standing at 75. Then percentage of vacuum would be uh, मैं आपको ऐसे लिख के बताता हूँ 65 75 into 100। अच्छा, अब हम जो बेसिकली वैक्यूम परसेंटेज है उसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि जो 65 है वो हमारी है एच जी, ठीक है, एंड 75 इज एच बी। एच जी इज गैज जो हमने लगाया है कंडेंसर में, उससे हमने मेजर किया है वैक्यूम को, 65 हमें मिला कंडेंसर में, एंड दिस 75 इज दी के एटमॉस्फेरिक स्टैंडिंग वैल्यू है। मैंने आपको बताया कि जो बैरोमेट्रिक जो बेसिकली प्रेशर है दैट्स योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इन 200। सो बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट दी percentage of the vacuum. Now we also have to see the absolute condenser pressure. अब इस सूरत में absolute condenser pressure हमारा क्या होगा, P A is equal to H B minus H G. So this is our absolute pressure of the condenser, ठीक है। So the HB is the barometric height in centimeter of mercury, and the Hg is the vacuum gauge reading in centimeter of the mercury. And our absolute pressure would be subtraction of Hg from the Hb. So the vacuum in the condenser is thus function of both absolute pressure as well as the barometric pressure. जो हमारा vacuum है condenser में वो इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। So it is a function of both pressures. The barometric height is variable quantity changing from place to place according to, अच्छा अब एक चीज है इसमें, ठीक है, मैंने आपको बताया जी कि जो एब्सोल्यूट हमारा जो प्रेशर है दैट इज पी ए इज इक्वल टू एच बी माइनस एच जी। अब एक चीज है वो ये है कि जो बैरोमेट्रिक प्रेशर है दैट्स आल्सो नॉट यूनिफॉर्म, विच के वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। टेरेन कैसा है, कहीं पे आपको के हिली एरियाज हैं, कहीं पे प्लेन सरफेस है। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि करेक्ट जो वैक्यूम है हमारा कंडेंसर में, हम उसके लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं बैरोमेट्रिक हाइट, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी दैट 75, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होनी चाहिए बैरोमेट्रिक प्रेशर के लिए, सो दैट्स 75 centimeter of mercury. So in that case what we do, we write like corrected vacuum is equal to 76 minus HB, sorry, इसको HB minus HG। सो हम क्या करते हैं जब हम कंडेंसर के लिए करेक्शन यूज करते हैं वैक्यूम की, वी राइट लाइक दिस, ठीक है। एब्सोल्यूट मैंने आपको बताया हम सिंपली इस तरीके से कर सकते हैं, बट द एच बी इज नॉट यूनिफॉर्म ऑल ओवर द टेरेंस, जो भी सरफेस है वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। तो उस सूरत में हम एक स्टैंडर्ड 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी लेते हैं
और हम जो करेक्शन ऑफ वैक्यूम यूज करते हैं उसके लिए फिर हम 76 में से माइनस करते हैं जो हमारी रिकॉर्डेड वैल्यू है या एक्चुअल हमें वैल्यू मिल रही है। तो इस तरीके से हम वैक्यूम को बेसिकली जो है ना वो करेक्ट करते हैं। देन वी ऑल्सो नो दैट के स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी फॉर एग्जाम्पल विच इज इक्वल टू 1 बार, 1.01 बार के बराबर है तकरीबन, ठीक है। सो द प्रेशर इक्विवेलेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ, ये नोट करें जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो राइटिंग इज डिफिकल्ट, मैंने सोचा कि शायद थोड़ा सा कन्वीनियंट होगा, but I'm also talking about something else. You have to note those values. So सर ये कन्वर्जेंस है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बार में लेकर आते हैं। फिर इसी तरीके से हम अगर देखते हैं कि प्रेशर इक्विवेलेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी किसके बराबर है, सो व्हाट वी डू बेसिकली बार की जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर देते हैं हम 76 सेंटीमीटर से। तो हमें 1 बार जो हमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 बार की वैल्यू आ जाती है। दैट इज बेसिकली 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.0133 बार, ठीक है। तो ये है बेसिकली कंडेंसर वैक्यूम की जो करेक्शन है, मैंने आपको बताई कि हम किस तरीके से करते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, एक हम गेज की वैल्यू लेते हैं, दूसरी हम बैरोमेट्रिक रीडिंग लेते हैं। सो एब्सोल्यूट प्रेशर हमें कंडेंसर का चाहिए होता है, सो दैट्स बिकॉज एब्सोल्यूट प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ बैरोमेट्रिक pressure and the gauge pressure. So here comes another thing that we also need to correct the vacuum. When we record this barometric reading, it may differ from place. Told you we take a standard value of 76 centimeter of mercury as barometric or atmospheric pressure value. So what we do, recorded values are subtracted from 76 centimeter. So by this way we correct the vacuum in the condenser. तो ये चीज एक मैंने आपको बताई। दूसरी मैंने आपको बताई जो जो बेसिकली प्रेशर कन्वर्जन है 1 बार एंड 0 1 बार, ठीक है। सो उसके बाद एक चीज ये आती है कि there are many things in that कि loss of the vacuum in and air leakages, जो बेसिकली वैक्यूम का लॉस होता है कंडेंसर में या एयर की लीकेजेस होती हैं, तो वो बेसिकली किस तरीके से उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। सो देयर आर सम पॉइंट्स। द लॉस ऑफ वैक्यूम इन अ कंडेंसर मे बी कॉज्ड बाय एयर इनफिल्ट्रेशन, ये बात हमने की, ठीक है। रिड्यूस सर्कुलेशन ऑफ कूलिंग वाटर, अगर कूलिंग वाटर की जो सर्कुलेशन है उसकी क्वांटिटी में भी अगर कमी आती है, उस सूरत में भी हमारा जो वैक्यूम है वो डिस्टर्ब होगा, प्रॉपरली वैक्यूम मेंटेन नहीं होगा। ये दो फैक्टर्स। तीसरा फैक्टर है स्केल और लाइम अक्यूमुलेशन ऑन द सरफेस ऑफ ट्यूब्स। अब मैंने एक चीज आपको बताई कि जो वाटर है अगर उसमें के स्टिल देयर आर सम इम्प्योरिटीज और एनीथिंग एल्स which is not suitable for the material used for all equipment. So in that case, the impurities form the lime accumulation या स्केलिंग उसमें कर देती है ट्यूब्स में। तो इस सूरत में भी जो वैक्यूम है वो मेंटेन नहीं होता है, ठीक है। देन प्लगिंग ऑफ इजेक्टर जेट है। अब जो इजेक्टर जेट है वो बेसिकली क्या करता है कि जो कंडेंसेट है उसको हॉट वेल में इजेक्ट कर रहा है, बेसिकली काइंड ऑफ नोजल है। तो उसकी प्लगिंग हो रही है। प्लगिंग से मुराद ये है कि बाज़-औक़ात जो जॉइंट्स हैं वो लूज हो जाते हैं उस सूरत में, या उसमें स्प्रिंग्स लगे हुए होते हैं कि एक सर्टेन जो है प्रेशर पे वो इजेक्ट करेगा वॉल्यूम को। अगर उस इक्विपमेंट में कोई फॉल्ट आ जाता है, जॉइंट्स लूज हो जाते हैं, तो दैट इजेक्टर डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली। इन दैट केस वी से दैट कि इसकी प्लगिंग हो रही है इजेक्टर की, ठीक है ना। कभी वो फ्लो करेगा, कभी फ्लो नहीं करेगा। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं प्लगिंग ऑफ इजेक्टर। तो इन चार बेसिकली जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, एयर इनफिल्ट्रेशन, रिड्यूस सर्कुलेशन ऑफ कूलिंग वाटर, स्केल और लाइम अक्यूमुलेशन इन द सरफेस ऑफ ट्यूब एंड द प्लगिंग ऑफ इजेक्टर। तो इन चारों जो कॉज रीजंस हैं इसकी वजह से जो हमारा वैक्यूम है वो कंडेंसर में वो मेंटेन नहीं होता है, ठीक है। सो एयर की इनफिल्ट्रेशन जो है वो कहीं पे जॉइंट्स लूज हैं या जो मैंने आपको पहले बताया कि जो वॉल्स हैं अगर वो प्रॉपरली टाइट नहीं है, प्रॉपरली उनको क्लोज ऑफ नहीं किया गया है, या उसके अलावा जो है वो कहीं पे कोई डैमेज हो जाती है, कोई मटेरियल या शीट वगैरह, तो उसकी लीकेजेस की वजह से आपकी एयर जो है वो इनफिल्ट्रेट करती है। तो देयर में बी मैनी डिफरेंट रीजंस, सो वन ऑफ दोज आर द इम्पोर्टेंट वन जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। यस, कोई सवाल कर रहा था मुझसे?
जोएब आप कुछ कह रहे थे? सर ये जो कांस्टेंट वैल्यू ये 75 है या Yes, sir. 76 है? अच्छा, वो मैंने आपको जो ना एक एग्जांपल बताई थी 75, अगर हम रिकॉर्ड करते हैं बैरोमेट्रिक रीडिंग, ठीक है ना, मैंने आपको एग्जांपल बताई थी उसके ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए 75। वैसे इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है दैट इज 76, ठीक है। अच्छा, जो बैरोमेट्रिक रीडिंग है बेटा वो 76 से ज्यादा भी आ सकती है, 76.5 भी आ सकती है, 77 भी आ सकती है, बट यू नो दैट्स नॉट स्टैंडर्ड वैल्यू, क्योंकि वो किसी प्लेस पे 76 या 75 भी होगी, 75 से कम भी हो सकती है। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू ली जाती है एटमॉस्फेरिक या बैरोमेट्रिक प्रेशर की, जो हम बात करते हैं, दैट 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। तो उससे हम वैक्यूम को करेक्ट करते हैं, ठीक है। सो दो रीडिंग्स हैं एच बी एंड एच जी, जो दोनों वैल्यूज हैं वो एच बी हम बैरोमेट्रिक से उसको मेजर करते हैं या उसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं, और जो एच जी है वो गेज हमने जो लगाया हुआ है कंडेंसर में उससे हमें वैल्यू मिलती है, ठीक है। सो स्टैंडर्ड वैल्यू इज 76। 75 वाज जस्ट फॉर द रेफरेंस कि हम परसेंटेज वैक्यूम की कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, वो जस्ट एक रेफरेंस था। ओके, सो देन वी हैव कंडेंसर वैक्यूम एफिशिएंसी। सो वैक्यूम एफिशिएंसी के लिए हम क्या करते हैं कि जी एक्चुअल वैक्यूम एज रिकॉर्डेड बाय द गेज से हम डिवाइड करते हैं आइडियल वैक्यूम को, ठीक है। सो अब आइडियल वैक्यूम क्या चीज है? आइडियल वैक्यूम मींस द वैक्यूम ड्यू टू स्टीम अलोन व्हेन एयर इज एब्सेंट। In that case, total pressure in the condenser will approach the pressure of steam corresponding to the saturation temperature of the steam. अब जो एक्चुअल, अब इसको जरा गौर कीजिएगा, आप लिख लें अपने पास में, यानी क्योंकि यहाँ पे उसमें माउस से लिखा नहीं जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, ठीक है, और एक्चुअल नहीं होगी वो राइटिंग। तो बेसिकली वैक्यूम एफिशिएंसी इज इक्वल टू एक्चुअल वैक्यूम एज रिकॉर्डेड बाय द गेज डिवाइडेड बाय आइडियल वैक्यूम, ठीक है। एक्चुअल वैक्यूम, जो मैंने आपको पहले बात बताई कि गेज से हमने जो रिकॉर्ड किया है, ठीक है, और आइडियल वैक्यूम जो है इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई, द आइडियल वैक्यूम मींस द वैक्यूम ड्यू टू स्टीम अलोन व्हेन एयर इज एब्सेंट। जब एयर नहीं, एयर की इन्फिल्ट्रेशन जीरो होगी, तो उस सूरत में जो वैक्यूम है हमारा वो आइडियल वैक्यूम है, क्योंकि मैंने आपको बताया वैक्यूम वैक्यूम मेंटेन किसी वजह से नहीं हो रहा है, एयर की वजह से या नॉन कंडेंसेबल गैसेस की वजह से। अगर ये चीजें नहीं होंगी, so in that case we would have the ideal vacuum in the condenser. In that case, total pressure in the condenser will approach the pressure of steam corresponding to the saturation temperature of the steam. तो उस पे हमें हमें वो correspond करेगा, ठीक है। so अब जो बेसिकली जो आइडियल वैक्यूम है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, 76 स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ स्टीम, ठीक है। एक्चुअल वैक्यूम आप लिख देंगे ऊपर, जो जो भी वैल्यूज होंगी हम उसको नोट करेंगे। देन जो आइडियल वैक्यूम है कैलकुलेट करने के लिए, जिसको हम वैक्यूम करेक्शन की हमने बात की थी, दैट इज बैरोमेट्रिक प्रेशर माइनस जो भी हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, जो एच बी रिकॉर्डेड माइनस एच जी होगा। सो द the efficiency also depends upon the effectiveness of air cooling and the rate at which it is removed by the air pump, ठीक है। तो इस पर भी बेसिकली इफेक्टिवनेस ऑफ द एयर कूलिंग पे डिपेंड करता है, या जिस भी एयर पंप से हम उसको, जिस रेट पे भी हम उसको रिमूव कर रहे हैं। सो this was about the types of condenser and the efficiency of the condenser. Very simple, इसमें कोई calculations नहीं है, कोई derivation नहीं है, simple है। और जो प्रॉब्लम्स हम उसमें करेंगे सॉल्व, तो उसमें जो है वो कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ी होंगी या इस कोर्स में भी हमने पहले इनको डिस्कस किया होगा। सो आई एम टेकिंग द ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। मैं अगेन आपको ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अगर कोई सवाल है तो मुझे भी बता दें। इज एवरीथिंग सर ओके एक फॉर? सवाल सर। जी जी जी, जोएब जोएब प्लीज। सर 65 अपॉन 75 लाइव 100 सर ये किसको शो कर रहा है सर, ये कौन सी परसेंटेज है? हाँ 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 हाँ, ये मैंने एग्जाम्पल दी थी 65/75 इंटू 100। ये मैंने बताया था कि जो परसेंटेज ऑफ वैक्यूम है उसको हम कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वैक्यूम की हमने सिर्फ गेज से वैल्यूज ली होती हैं, लेकिन हमें परसेंटेज चाहिए होती है कि वैक्यूम की जो परसेंटेज है वो कितनी है। तो उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, मिसाल के तौर पर अगर 65 जो है वो हमारी बैरोमेट्रिक रीडिंग है जो हमने रिकॉर्ड की, ठीक है ना, और वो स्टैंड हो रही है 75 सेंटीमीटर पे, मैंने एग्जाम्पल दी थी आपको।
तो हम उससे परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें? दैट वाज अ वेरी सिंपल, मतलब ये कोई वैल्यूज नहीं थी, ये एग्जांपल थी कि परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं वैक्यूम की, ये मैंने बताया था जस्ट इसमें। ठीक है, सो ओके सर। I'm joining you again in 10 minutes. अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपको आवाज़ आ रही है सर मेरी? जी जी जोएब बेटा बताओ।